हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम सीडीपी बाल विकास कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द लाए हैं जो बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा टारगेट सीटेट 2022-23 से टारगेट सीडीपी। हमारा टारगेट क्या है? सीटेट है। अगर आप नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, क्या देखो, सब्सक्राइब क्या है? सब्सक्राइब से ये है, जैसे ही हम कोई क्लास बनाएंगे तो जैसे ही हम कोई क्लास डालते हैं यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन, आपको क्लास उपलब्ध हो जाती है कि आज क्लास डाली है सर ने। लाइक से ये होता है फ्रेंड्स कि उससे हमें यह मालूम होता है कि हमारी क्लास आप लोग कितना पसंद कर रहे हो। और फ्रेंड्स, शेयर का महत्व यह होता है कि आप लोग अपने दोस्तों को, सहपाठी को हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर रहे हो। आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहना आप। क्योंकि हमारा टारगेट है सीटेट। इस बार सीटेट सभी फ्रेंड्सों को अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। संघर्ष करिए, सफलता जरूर मिलेगी। किताबों के कीड़े बन जाइए, जब भी कुछ मिल पाएगा। भूल जाइए कि इस समय क्या है चल रहा है, सिर्फ हमें किताबें ही ध्यान रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें कुछ पाने के लिए हमें किताबों का कीड़ा बनना पड़ता है। आपने राइटर, प्रोफेसर देखे ही होंगे, उन्हें किताबों से मतलब कुछ नहीं होगा दुनियादारी को, और वही एक दिन अपना नाम कमाते हैं। अगर नाम कमाना है तो किताबों का कीड़ा बनना पड़ेगा। उसी के बाद में आपकी पहचान होगी। इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं हर बार सीटेट में या टेट में, उस पर डिस्कस करेंगे। आप फ्रेंड्स बने रहना हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन ऑफ इन एनसीएफ 2005 इन हिंदी वर्ड। बात कर लेते हैं। प्रश्न तिर बिखर रहा है, मत टॉपिक हमारा वही रहेगा मोड्स प्रश्नों पर। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। इससे हर बार प्रश्न बनता है एनसीएफ 2005 से। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कहाँ पे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? पूछे किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता? अब पूछे किसकी अध्यक्षता में, तो प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ तैयार या जिसने उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? प्रोफेसर यशपाल। इस टाइप से नेक्स्ट प्रश्न। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बोरडाउन, बिना भार के अधिगम। लर्निंग विदाउट बर्डाउन, बिना भार के अधिगम। कुछ बर्डाउन पढ़ देते हैं, कुछ बोर्डन पढ़ते हैं शब्द को। सभी का अलग अलग पढ़ने का तरीका होगा। क्या है? बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ अरविंदनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है या होता है? तो यह है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति। क्या? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है?
तो सभ्यता और प्रगति से। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया था, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया था शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। क्या दिया गया था? शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की मुक्ति, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की मुक्ति। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के आदि भौतिक एवं मनोविज्ञान के आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करें। देखिए, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करें, एनसीएफ 2005 के अध्याय में बताया गया है। अध्याय में चैप्टर में बताया गया है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किसका? लैटिन भाषा का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों को लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, सभी स्तर के विद्यार्थियों को लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। एनसीएफ बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? एनसीईआरटी नई दिल्ली में। कार्यशाला जिसे प्रयोगशाला बोलते हैं, तो यह है एनसीईआरटी नई दिल्ली। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे एनसीएफ में? तो 38 सदस्य थे। कितने थे? 38 सदस्य। यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 सदस्य थे। कुछ हिंदी पेडागोजी नोट्स, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड है जो आपके लिए बहुत पावरफुल रहेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षण सूत्र क्या है? हिंदी पेडागोजी नोट्स। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? आपका प्रश्न कह रहा है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर में है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? अगर एनसीएफ 2005 का फार्मूला बात कर लेते हैं तो क्या है? त्रिभाषा फार्मूला। क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। क्रमांक प्रथम में हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा। अगर तृतीय की बात कर लेते हैं हम, द्वितीय आपकी अंग्रेजी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तृतीय की बात कर लेते हैं, तृतीय स्थानीय भाषा,
पंजाबी, संस्कृत, तमिलनाडु, ये तृतीय भाषा में आती है। पूछता है, प्रश्न कई बार बनते हैं हर बार कि द्वितीय भाषा में एनसीएफ में कौन सी भाषा को लागू किया गया है या मान्यता दी गई है। तो द्वितीय में बात कर लेते हैं। द्वितीय में अंग्रेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर प्रथम भाषा को पूछा एनसीएफ, प्रथम एनसीएफ के माध्यम से या एनसीएफ के द्वारा प्रथम भाषा कौन सी दी गई है या किसको मान्यता दी गई है, तो हम क्या कर लेते हैं प्रथम, जिसे हम हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा। अगर तृतीय भाषा पूछे तो तृतीय में स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा पंजाबी, संस्कृत, तमिल, ये एनसीएफ में कहा है, ये एनसीएफ ने कहा है, लागू किया है एनसीएफ ने। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में भी सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए। तो इसमें आंसर दिया है, माना है इन्होंने एनसीएफ ने ज्ञान को माननीय से बचाया जाए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया। तो बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया था। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये कह रहे हैं कि ज्ञान को स्कूल का जो बाहरी जीवन है उससे भी उसके साथ जोड़ना, क्योंकि बाहरी जीवन भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है बच्चे का खेल कूद, पढ़ाई, शिक्षा, मस्तिष्क। ये एनसीएफ कहता है, क्योंकि माहौल, परिवार, आस पड़ोस, बच्चों की सहपाठी, इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे के मार्गदर्शन, बच्चे के सहपाठी दोस्त कैसे हैं। 19 प्रश्न था एनसीएफ का। नेक्स्ट, बीसवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, एनसीएफ ने कहा है कि 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों जरूरी है। ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। देखिए, बच्चा गलती नहीं करेगा तो उसको कहाँ पे मैं फील होगा, या किसी शिक्षक को, टीचर को, या उसके माता पिता, कहाँ बच्चा गलती कर रहा है। तो ये क्या कहता है, एनसीएफ ने क्या कहा है, ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है कि इसको गलती आगे ना करे। उसको समस्या पहचानने के लिए एनसीएफ गलतियों को महत्वपूर्ण वरीयता दी है एनसीएफ ने। 21वां प्रश्न है इसका एनसीएफ का। शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है। तो यह पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। एनसीएफ कह रहा है पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। जो पाठ्य चर्चा का बोझ है उसको कम करना, एनसीएफ 2005 कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एनसीएफ का। बाईसवें प्रश्न की बात करते हैं एनसीएफ की।
2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। देखिए, सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई एवं टॉपिक्स को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये बहुत अच्छा है। एनसीएफ ने कहा है कि जो कक्षा में पढ़ाई एवं जो टॉपिक्स है, जो टॉपिक चलता है बच्चे का, तो उसको विद्यार्थी के दैनिक जीवन में जोड़ना, क्योंकि गणित दैनिक जीवन में जोड़ेंगे तो गणित ही बच्चे के फिर उसको अच्छा मार्गदर्शन के लिए। दैनिक जीवन मतलब खेल, जैसे भी आप क्या खाना खाते हो तो बच्चे का दैनिक जीवन है, खेलना कूदना बच्चे का दैनिक जीवन है, वैसे ही बच्चे का गणित भी दैनिक जीवन है, एनसीएफ ने कहा है। क्योंकि रोज़ हमें खाना, टहलना, सुबह उठना, जाना स्कूल, तो गणित भी रोज़ाना ही हमारा ये काम स्कूल में पढ़ाया जाए। ये हमारा क्या बच्चे का दैनिक जीवन है। तो इसमें प्रश्न बात कर लेते हैं एनसीएफ के। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षा के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी मतलब बहुत महत्व, और सुगमता मतलब सुंदर और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्य क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति करना। गणित के उच्च उद्देश्य और गणित के जो मेन लक्ष्य है उसको प्राप्ति करना, एनसीएफ 2005 ये कहता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको प्रश्न बहुत पसंद आ रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एनसीएफ के। एक शब्द आपको पकड़ के चलना है। इस क्लास को अधिक से अधिक रिपीट करना आपको एनसीएफ के क्लास में। नेक्स्ट 24वां प्रश्न क्या कह रहा है गणित का? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? प्रश्न आंसर में देखते हैं, आंसर क्या कहता है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एक तरफ से एकता मतलब एक तरफ से, दूसरी मतलब दूसरी संकल्पना को उससे जोड़ना। एनसीएफ गणित की लंबी आकृति को ये चीज़ दर्शाया है, उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है। एनसीएफ ने 2005 की चीज़ मानी है। 25% बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास। क्या है? देखो, मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र में व्यावसायिक ज्ञान। मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र में व्यावसायिक ज्ञान। क्या कह रहा है? सीखना है। मानसिक विकास, बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। शिल्पकला, स्वयं करके सीखना। जैसे बच्चे अपने स्वयं को अपने हाथ से ड्राइंग बनानी है, क्या आपकी शिल्पकला। और केंद्र एवं व्यवसायिक, अपने जीवन को अच्छे रोजगार, आपसे व्यवसाय के बारे में अच्छे नए कुछ पार्ट्स बनाना, कुछ बनाना, बच्चों को ये चीज़ सिखाना, ये एनसीएफ कहता है। 26वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? देखिए, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? एनसीएफ 2005 किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया थे या दिया गया है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। देखिए, मेन चीज़ इन्होंने क्या मानी है? कक्षा 10 की परीक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका दी है, ऐच्छिक को पहली वरीयता दी है। क्योंकि हर विद्यार्थी के, हर बच्चे की पहली सीढ़ी क्या है? कक्षा 10 की परीक्षा है। यहाँ से पहला मार्गदर्शन शुरू होता है बच्चे का भविष्य, बच्चे का जीवन, बच्चे की जिज्ञासा।
बच्चा क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है 10वीं की क्लास से। अगर 10वीं क्लास में अच्छे मार्गदर्शन, अच्छा नंबर है उसके, तो इंटर में भी उसका मार्गदर्शन अच्छा रहेगा, वहाँ से उसका जीवन शुरू हो जाएगा, करियर। उसको क्या लाइन पकड़नी है, एनसीएफ 2005 कह रहा है ये। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, अच्छे हो, एनसीएफ 2005 में कहा है। नेक्स्ट 27वें प्रश्न बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 बल देती है या बल देता है। एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर, मतलब बच्चा स्वयं करेगा अपने हाथों से तो उसको ज़्यादा सीखेगा। पहले क्लास छोटे 1 से 1 मान लेते हैं, कुछ गलत करेगा कुछ सही करेगा, फिर हल्का हल्का अच्छे शब्द बनाएगा, फिर शब्द अच्छे और बनाना शुरू कर देगा। और बच्चा बाहर भी जब खेलता है अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाते रहता है, छोटे छोटे खिलौने, कुछ ना कुछ ड्राइंग पेंटिंग, तो ये बच्चा अपने हाथ से करता तो बहुत अच्छा लगता है उसको। नए से नए चीज़ बनाता तो बहुत अच्छा, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे की। तो मतलब करके सीखना पर बल देता है एनसीएफ, खुद स्वयं। 28वें प्रश्न बात कर लेते हैं इसके एनसीएफ के। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। संस्कृत विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। संस्कृत विरासत, हमारे भारत की जो संस्कृत विरासत है, अलग धार्मिक स्थान, अलग संगीतियाँ, अलग नृत्य, अलग कलाएं, हमारे भारत की कल्चर सब अलग अलग, हर जगह अलग मिलेगी। खान पीन सब कुछ बहुत सुंदर है। आप अलग अलग जाइए, वहाँ की विरासत क्या है, प्रशंसा क्या है। तो ये बच्चों के, छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करती है। अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा है, तमिलनाडु में जाए या राजस्थान में जाए, वहाँ की कल्चर, रहन सहन, वातावरण उस बच्चों को मोहित कर लेगा। या कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाए तो वहाँ की चीज़, वहाँ की खूबसूरत विरासत, संगीत, इस चीज़ बच्चे को मोहित कर लेगी। तो ये एनसीएफ कहा, एनसीएफ 2005 कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य कहा है। क्योंकि बच्चे को जब ब्राह्मण के लिए टूर जाता है स्कूल का, तो टूर में यही बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए स्कूल भेजता है। टूर बच्चा कुछ सीखे, वहाँ की कल्चर, संस्कृति, नृत्य, धार्मिक बोल, रहन सहन, ये बच्चे को चेंज करता है और बच्चे इससे कुछ सीखता भी है। तो भ्रमण या टूर पे जाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, 29वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए, संरचित और अनुभव, बच्चे का अनुभव, और पाठ्यक्रम सुधार को। पाठ्यक्रम जो बच्चा पढ़ता है उसको अच्छा समझे, गलती नहीं करे, उसमें क्या क्या गलतियां हो रही है उसको सुधारे। तो ये एनसीएफ 2005 गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया है। 29वां प्रश्न। देखिए, 29 प्रश्न हमने एनसीएफ के करा, कितने महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को अधिक से अधिक रिपीट कर लेना, यही आपका अच्छा मार्गदर्शन दिखाएंगे। कहीं ना कहीं प्रश्न हर परीक्षा में आपको देखने मिलेगा। आप कोई से भी जिले में हो, जिला तो है ही, कोई से भी राज्य में हो, अगर कोई सी तैयारी कर रहे हो आप, सीटेट, टेट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए। मतलब एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। और ये विचार कब आया कि शिक्षा बिना बोझ के
शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र था कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए बच्चे के लिए। तो ये 1993 में। क्योंकि शिक्षा पर अगर बच्चे पर बोझ होगा शिक्षा का, तो बच्चा उसमें पढ़ नहीं पाएगा और डिफरेंस में टेंशन में रहेगा बच्चा। तो ये शिक्षा बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है ये। 31वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा में सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 कह रहा है सामूहिक कार्य या मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। मूल्यांकन बहुत जरूरी, मूल्यांकन जरूरी है नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी फ्रेंड्स हैं, मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, मूल्यांकन क्यों जरूरी है। अगर हम बच्चे का मूल्यांकन, मान लो एक पेपर मान लो, अगर हम बच्चे का पेपर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो क्या ये मूल्यांकन में आएगा? यस या नो में जवाब देना आप हमें, क्योंकि मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, सतत मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि उसका मनोबल, जिज्ञासा, क्या पढ़ा बच्चे ने, क्या सीखा, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे का। एनसीएफ कह रहा है मूल्यांकन बच्चे का कराना ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण आए प्रश्न, ये खास एक टॉपिक आ गया बीच में, इसमें कर लेते हैं। वैसे आगे नेक्स्ट चेंज आगे देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ पर हुआ था? 31 प्रश्न है आपके, एनसीएफ को बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स ब्राज़ीलिया, देखिए बात कर लेते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रूसिया, आई से इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 16 जून 2019 को इसकी कमेटी बनी थी, संस्करण 13वां था और अध्यक्षता भारत। इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को। तीसरी बार पर भारत ने मेजबानी की 2012-2016 में। और ब्रिक्स 2021 की थीम क्या है? ब्रिक्स @15 निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। ये आ गया टॉपिक, कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छे टॉपिक है प्रश्न। अब ये प्रश्न देखिए बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से हम फिर शुरुआत करते हैं। एमेनेसिया क्या है? एमेनेसिया क्या है या एमनेसिया क्या है? इसको हम पढ़ेंगे इस टाइप से, एमनेसिया क्या शब्द है। ये तो 100% पूछे जाते हैं, किससे संबंधित है, ये पूछा था किससे संबंधित है। इसकी बात कर रहे थे, विकार क्या है? विकार भूलने से संबंधित समस्या, मतलब भूलने से या भूलने की संबंधित समस्या है क्या? एमनेसिया। जैसे वस्तु रखकर भूल जाना, जैसे कुछ बच्चे या विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ वस्तु रखे वो भूल जाते हैं, फिर बार बार उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, पूरे दिन सोचेंगे कहाँ रखी थी मैंने, मुझे मिल नहीं रही या खो गई, परेशान रहेगा। सुबह से फिर एक शांत बैठ जाएगा, फिर सोचेगा कहाँ रखी थी मैंने, फिर बाद में ध्यान आएगा अरे मैंने वहाँ पर रखी थी। तो चलते चलते दूसरे रास्ते निकल जाना। कभी कभी होता है चलते चलते दूसरे रास्ते निकल जाना। कभी आपने सोचे, आप लिख दो चलते चलते, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते चलते चलते दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ जाते हैं, तो क्या वो भूल जाते हैं। जैसा कि हम कोई नए गाँव में जाते हैं, पहले इस रास्ते को आए थे, फिर सोचते हैं कि इस रास्ते को तो नहीं आए थे, तो फिर दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं। तो क्या होता है आपका ये एमनेसिया, चलते दूसरे रास्ते को भूल जाना या कोई वस्तु रख कर भूल जाना, यह है एमनेसिया। डिक्सेलिया, डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया, बहुत महत्वपूर्ण है ये तो प्रश्न सी-टेट में हर। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताना चाह रहे हैं हम आपको, 2021 में जितने ऑनलाइन पेपर हुए थे, इसमें हर बार एक ना एक प्रश्न पूछा था डिस्प्रेक्सिया से और अप्रेक्सिया से। आपसे एक और बात करना चाह रहे हैं, 2 मिनट क्लास को रोक के।
क्या आप अगर 2021 का ऑनलाइन पेपर हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारे पेपर जितने भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, जितने पेपर आए हुए हैं अब तक के, 1 महीने लगातार पेपर चले थे, किस टाइप से पेपर, CDP, इन्वायरमेंट, हिंदी पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, सारी पेडागोजी कराएंगे हम। संस्कृत की क्लास और आपकी इंग्लिश की क्लास को छोड़कर सबकी पेडागोजी कराएंगे। अगर इस चीज़ से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया क्या है? यह है विकार, गमक कौशल संबंधित विकार, गमक कौशल संबंधी विकार एंड शारीरिक कौशल क्रिया संबंधी विकार। देखिए, डिस्प्रेक्सिया पूछे तो शारीरिक कौशल और अप्रेक्सिया पूछे तो आपका क्रिया संबंधी विकार। इसके 2 भाग में बात कर लेते हैं। फाइन मोटर स्केल, शारीरिक क्रिया बहुत कम होती है, इसमें शारीरिक क्रिया बहुत कम होती है पहले में, जैसे लिखना, शर्ट के बटन लगाना इत्यादि। और दूसरी बात कर लेते हैं क्रॉस मोटर स्केल, ग्रॉस मोटर स्केल, शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना इत्यादि। जैसे खेलने में समस्या और शारीरिक क्रिया संबंधी समस्या है में डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। इस टाइप से प्रश्न पूछेगा, डिस्प्रेक्सिया क्या, अप्रेक्सिया क्या, मतलब आंसर दोनों का एक ही है। गमक कौशल संबंधी विकार एंड शारीरिक कौशल या क्रिया संबंधी विकार, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया बहुत पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया के बारे में बहुत पूछा जाता है। विकार क्या है? लेखन से संबंधित सिद्धांत, लेखन से संबंधित विकार मतलब लेखन से संबंधित, जैसे विचारों को लिखने में कठिनाई, जैसे विचारों को लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया संबंधित है। प्रभावशाली लेखन की कमी, प्रभावशाली लेखन की कमी, निबंध लेखन की समस्या, शब्दों बड़ों को समान रूप से लिखने में कठिनाइयाँ, तो क्या है? डिस्ग्राफिया से संबंधित है। विचारों को लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी। देखिए, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर डिस्ग्राफिया, अगर जैसे पूछता है कि डिस्ग्राफिया से संबंधित क्या है, अगर आपको लाइन दे दी डिस्ग्राफिया से आपका प्रश्न बन गया, आंसर में ये 4 लाइनें मिलेंगी आपको। 4 में एक सही होगा, चारों लाइनें ध्यान से रखना आपको, और एक उसमें सही होगा, 3 गलत होंगे। पहला है विचारों से लिखने में कठिनाई, इस चीज़ को नोट कर लेना आप। दूसरा है प्रभावशाली लेखन की कमी, ये लाइन दे सकते हैं, या निबंध लेखन की समस्या। या चौथी लाइन कह रही है आपकी शब्दों बड़ों को समान रूप से लिखने में कठिनाइयाँ। ये शब्द कहा है डिस्ग्राफिया से, विचारों को लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी, निबंध लेखन की समस्याएं और शब्दों बड़ों को समान रूप से लिखने में कठिनाइयाँ, डिस्ग्राफिया से संबंधित ये प्रश्न बनेगा आपका। इस टाइप से प्रश्न बनता है। और ये प्रश्न दे देगा आपको से कि प्रभावशाली लेखन की कमी किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रश्न अगर पूछेगा प्रभावशाली लेखन की कमी किससे संबंधित है, तो आपको डिस्ग्राफिया मिलेगा, ये आपको डिस्ग्राफिया मिल जाएगा, ये ऑप्शन में दे देंगे। उसके बाद में डिस्प्रेक्सिया ये शब्द दे देंगे, दोनों शब्द ये आपको ये दे दिए। तो इसमें हम अगर हमने चीज़ पढ़ी होगी तो हम डिस्ग्राफिया लगा देंगे। या आपको ये शब्द दे सकते हैं डिस्मोरफिया क्या है, तो ये चीज़ आपको देख कर रख के चलनी है। एक शब्द हमें समझना है, नोट कर सकते हो, आपने नोट भी करे होंगे, तो इस क्लास को हमारी को अधिक से अधिक देखना, इससे बच के नहीं जाएगा कुछ भी। नेक्स्ट क्या है? डिस्ग्राफिया। अब आपका डिस्मोराफिया क्या है? डिस्मोराफिया ये क्या है? भ्रम से संबंधित विकार, भ्रम से संबंधित विकार, अपने शरीर में विकार है ऐसा भ्रम प्रतीत होना है। देखिए, डिस्मोराफिया कह रहा है भ्रम से संबंधित है। भ्रम जैसे ना, भ्रम कहते हैं ना, भ्रम क्या, टेंशन बोलते हैं, किसी चीज़ को टेंशन में डालना, बुद्धि भ्रम में पड़ जाना, टेंशन में पड़ जाना। अपने शरीर में विकार है जैसे भ्रम प्रतीत होना, लंबाई या कद छोटा मोटा हवा से संबंधित भ्रम,
कि हमारी लंबाई कम रह गई, तो ये क्या है, टेंशन रहती है कि मेरी लंबाई कम क्यों रहती, मेरा कद छोटा होना, इसमें रहता है बच्चा कि मेरा कद इतना छोटा क्यों है, वो चीज़ की टेंशन में रहता है। फादर्स फ्रेंड दोस्तों से बात करता है कि मैं इतना छोटा हूँ, पढ़ाई हाइट मेरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मोटापा से संबंधित ये भी एक भ्रम है कि कुछ व्यक्ति इतने मोटे हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मैं मोटा कब होऊंगा, मैं क्या चीज़ खाऊं ऐसी कि जिससे मैं मोटा हूं। और अलग नेक्स्ट प्रश्न आपका डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है फ्रेंड्स, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं डिसलेक्सिया क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डिसलेक्सिया से संबंधित पढ़ने से संबंधित अक्षमता, पढ़ने से संबंधित अक्षमता। देखिए पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया। पहले से देखिए शब्द देख लेते, जैसे शब्दों के शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई, शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई होती है किससे, डिसलेक्सिया से संबंधित अगर विकार है। दूसरा पॉइंट, पढ़ने की गति सामान्य से कम, पढ़ने की गति सामान्य से कम, दूसरा विचार आपका ये बनता है। अगर तीसरी बात कर लेते हैं तो शब्दों को पहचानने में कठिनाई, शब्दों को पहचानने में कठिनाई, शब्दों को पहचानने में कठिनाई किससे रिलेटिव है, डिसलेक्सिया से। ये चीज़ आपके हर बार सी टेट, यूपी टेट, कोई सी भी आपकी टेट की परीक्षा सब में पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोलिलोक क्या है, सोलिलोक ये अपने आप से बात करना है। देखिए सोलिलोक क्या है, अपने आप से बात करना। कुछ बच्चे या विद्यार्थी फ्रेंड्स जो भी हैं अपने आप से बात करते हैं। वाहन चलाते समय खुद से बात करते रहते हैं, जब कोई वाहन चलाते हैं तो खुद से बात करते रहते हैं, गीत गुनगुनाते रहते हैं, गीत गाते चले जाते हैं, तो खुद से तो बात कर रहे हैं, कुछ को किसको सुना रहे हैं, वो खुद को तो सुना रहे हैं। देखे होंगे अक्सर आपने अक्सर लड़के। दूसरा पैदल चलते हुए बड़बड़ाना, आपने देखा होगा पैदल चलते हुए कुछ लोग बड़बड़ाते चले जाते हैं, और जब उसके पास से कोई व्यक्ति गुजरता है तो शायद लगता है कि मुझसे कुछ कह रहा है ये, तो ये क्या है, सोलोनिक से संबंधित है, इससे रिलेटिव है ये। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्कैलकुलिया ये बहुत पूछा जाता है। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित कठिनाई, यह है डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित कठिनाई, ये बार बार पूछा जाता है। पहला है गणित से संबंधित विकार। अगर पूछे कि गणित से संबंधित विकार, एक प्रश्न बनेगा आपका, तो डिस्कैलकुलिया से। जोड़ घटाने में समझने में कठिनाई, डिस्कैलकुलिया संबंधित। समय बताने में कठिनाई, 4 ऑप्शन देगा, प्रश्न बन जाएगा आपका कि समय बताने में कठिनाई किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे, तो एक ऑप्शन क्या मिलेगा, डिस्कैलकुलिया। जोड़ने के स्थान पर घटा देना, इस टाइप का प्रश्न बनेगा 4 प्रश्न से, 5 प्रश्न हम डिस्कैलकुलिया से हम बना देंगे। तो ये है, प्रश्न चारों रख दो, उत्तर में एक ही ये रखना है, तो किससे है, डिस्कैलकुलिया से संबंधित है ये तो हर बार बनता है आपके मैथमेटिक्स में भी, और हिंदी पेडागोजी नहीं, सीडीपी पेडागोजी में 100% बनते हैं, मैथ पेडागोजी में भी 100 बार बनता है ये किससे संबंधित है, ये रिलेटिव है। नेक्स्ट, डेलीरियम क्या है, डेलीरियम दिमाग का असहज होना। देखिए दिमाग का असहज होना, निर्णय नहीं ले पाना, मतलब उससे क्या है, दिमाग से वह निर्णय नहीं ले पाता। कुछ बच्चे पूरे दिन सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या उसको कुछ करना चाहिए, क्या उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, क्या उस कैसे मिला होगी, या कैसे हमारी इतनी गलतियाँ स्कूल में कैसे आती हैं, कि पढ़ते तो हम ठीक हैं, हमारे दिन नंबर कम कैसे रह गए, या असफलता का ख्याल रहते रहना। देखो असफलता का ख्याल आते रहना कि हम इतने नंबर, तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था और हमारे इतने नंबर डाउन कैसे रहे,
ये कैसे हुआ, या कोई कॉपी चेक करने वाला गलत मिल गया, तो अपने दोस्तों से शेयर कम कर पाते हैं, खुद ही खुद खोए रहते हैं। तो ये किससे है, डेलीरियम से, डेलीरियम से संबंधित है, दिमाग का असहज होना, ये इससे रिलेटिव है, प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, डिस्फेजिया या अफेजिया क्या है, अफेजिया पूछेगा या डिस्फेजिया पूछेगा। तो यह भाषा में बोलने में संबंधी अक्षमता, भाषा बोलने संबंधी अक्षमता, जैसे बोलने में कठिनाई, प्रश्न पैरा बनेगा, प्रश्न कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनते हैं। बोलने में कठिनाई किससे संबंधित है, बोलने में कठिनाई किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन जो हमने पीछे पढ़ाए, अफेजिया दे देगा आपको। अगर डिस्फेजिया तो आपको सभी को मालूम है, अफेजिया देगा। अगर किसी बच्चे को मालूम है अफेजिया तो आप टिक कर लोगे, नहीं तो आप 1 नंबर गंवा दोगे। पूछेगा बातचीत करने में किससे संबंधित है, दूसरा प्रश्न, तो फिर वही अफाज्य दे देगा, अफेजिया, क्योंकि डिस्फेजिया सबने पढ़ा है, अफेजिया नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं पढ़ा तो 1 नंबर गंवा दोगे। फिर पूछेगा भाषण देने में कठिनाई, फिर अफेजिया, कविता कहानी कहने में कठिनाई, अफेजिया। तो ये इसके बीकर हैं। तो 4 प्रश्न हमने 5 प्रश्न बना दिए। तो इस टाइप से आपको, अब इसी के हम ऊपर दे देंगे अफेजिया किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन हम दे देंगे। बोलने में कठिनाई ये वाला प्रश्न देंगे, 3 ही गलत दे देंगे, तो हमें मालूम है कि बोलने में कठिनाई, तो हम इसको टिक कर देंगे, नहीं तो हम नंबर गवा देंगे। तो इस टाइप से हम प्रश्न बना सकते हैं। खुद स्वयं प्रश्न बना कर सोचिए, बनाइए, आपका सीटेट 100% क्लियर, अच्छे नंबर से प्रश्न बनाना सीखो कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जिसने प्रश्न बनाने सीख ले तो समझ लो उससे सीटेट क्लियर हो गया उससे। तो इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि प्रश्न बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रश्न बना लिए तो समझ लो आपका सीटेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से डिस्कस करेंगे। देखिए ये कुछ प्रश्न रहे हैं आपके, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसमें लिए हमने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए इसमें आंसर भी हमने साथ दे दिया, आप ऐसे नहीं पूछा है, नहीं है। निम्नलिखित कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं, नहीं का मतलब नहीं कर दो, हम गोल कर दो, ठीक है, मतलब इसको हम नहीं मान रहे। तो पहले हम सही देख लेते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, इसको सही मान लिया हमने, ठीक है। नहीं का ऑप्शन, जिसने आप अगर नहीं पूछे तो पहले आपको पहले सही करना, नहीं को निकाल दो। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, जब बच्चे अपना खुद स्वयं काम करते हैं तो बहुत मुस्कुराते, पूरे दिन करते रहेंगे थकेंगे नहीं, पूरे दिन करवाते रहो, कुछ भी करता बहुत खुश रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, करते रहेंगे। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं और वे ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनसे कुछ की बस की बात नहीं, फिर भी उसको करना पसंद करेंगे। तो ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा है बच्चों की। अब डी ऑप्शन कह रहा है ये हमेशा सफल होते हैं, देखिए नहीं, मतलब ये हमेशा सफल नहीं होते, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। नहीं पूछा तो नहीं का मतलब गलत हो, आंसर हमें देना है, क्योंकि बच्चा हमेशा सफल नहीं हो पाते। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके सही है। इस टाइप से हमें प्रश्न बनाना है अगर नहीं पूछा है तो। देखिए नेक्स्ट, बहुत सारे प्रश्न 924 प्रश्न नंबर दे रखा है, इसके प्रश्न आप सारी सीरीज कराएंगे इसके, और ये 2-3 प्रश्न आ गए थे इसलिए मतलब इसको करा देते हैं आपको। एक बच्चे को उसके पिता चैलक दमी करा रहे थे, चैलक दमी मतलब करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चैलक दमी मतलब चिल्ला रहे थे, चचा रहे थे। बच्चे जानते कि उसको चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देख, तो चिड़िया को तो देखा। तो उसके पिता ने कहा ये एक पतंग है। था ये उदाहरण दिखाता है समायोजन पे, संरक्षण पे, ये वस्तु का प्रदर्शन पर। क्या है ये प्रश्न, देखिए बच्चे को उसके पिता क्या है, चहल हकदमी करा रहे थे, ये समझो। और चिड़िया जैसी चीज़ें उसने होती, चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं,
परंतु उसने पतंग नहीं देखा। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को देखकर उसके पिता ने कहा एक पतंग है। ये उदाहरण है, क्या दिखाता है? सम्मिलित, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। तो क्या है? सम्मिलित, और उसको सब चीज़ सम्मिलित के लिए कहा है उसने। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है आपके और भविष्य के लिए, शिक्षक के लिए। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मानदेही। मान लेते हैं इसको। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा में सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान तो नहीं हो सकता, वातावरण नहीं हो सकता, मानदेही नहीं हो सकता, तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचारण है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचारण कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथल में निश्चित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। देखिए, किसी संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचारण है कठोर परिश्रम का सुझाव है, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, निजी प्रतिशत क्या है? निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण ये प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। 13 साल का बच्चा है और अपने उससे बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है और वो अपने आप को सभी अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में होगा? तो आप देखिए, 13 से जो अवस्था होती है पूछा इसमें, पुराने बाल्यावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। उसको हम 13 वर्ष की अवस्था में किसकी आयत हम किसकी बात कर लेते हैं? यह है किशोर अवस्था। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामान्य जन्य की प्रक्रिया है। ये कथन है किसका? सीखना व्यवहार में। देखिए, सीखना व्यवहार आज आपको और समझाने से तो समझ लो आपको प्रश्न एक और से शब्द किसने दिए थे उत्तरोत्तर, सभी को मालूम होगा इसके बारे में। तो ये स्कैनर ने ये शब्द दिए थे। किसने? स्कैनर ने। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है ये आपके। भविष्य के लिए शिक्षक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन देखेंगे। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। पहला ही प्रश्न इसका सही है, बाकी बी देख लेते हैं। सीखने के किसी भी उच्चारण सीखने में संवेगात्मक कारक को प्रभावित नहीं करता, ये गलत हो गया, तो वो नहीं आ गया इसमें। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये भी गलत हो गया। बच्चे द्वारा सीखी गई त्रुटि है, ये भी गलत है। तो पहला प्रश्न सही है। कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा? पहला प्रश्न। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बारे में क्या होना चाहिए? देखिए, विद्यार्थी जब कुछ शब्द सीखता है उसमें कुछ गलतियां रिक्तियां रह जाती हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए टीचर को? संगन अभ्यास करना चाहिए या बच्चे को? नहीं। सभी पाठ को वह व्यवस्थित रूप से दोहराना या विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। समुचित उपचारात्मक कार्य। समुचित उपचारात्मक कहता है कहाँ पर ये बच्चे की गलतियाँ हो रही हैं और उसका इन्वायरमेंट, आस पड़ोस क्या है, बच्चे क्या पढ़ना चाह रहा है, बच्चे क्या जिज्ञासा है, ये क्या है? समुचित उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, भविष्य के शिक्षक, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, सीटेट यूपीटेट। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन
पढ़नाई का नहीं है, पठन पढ़नाई का नहीं है। तो बात कर लेते हैं पठन गति और प्रभा में कठिनाई, या शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुगंध बरतने में कठिनाई, बड़ शब्दों का कहना। तो ये सब हमारे गलत हैं। बात कर लेते हैं, पहले ही सही है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में नहीं है? तो पठन गति और प्रभा में कठिनाई ये नहीं है। बाकी अगर पूछा इसमें नहीं है तो हमने पहले ही गलत निकाल दिया। बाकी शब्द और विचारों में समझने में कठिनाई ये ठीक है, सुसंगत बरतने में कठिनाई ये भी ठीक है, और बड़ शब्द पहचानने में कठिनाई ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षार्थी है या व्यक्ति है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ये इसके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी ऑप्शन, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। डी ऑप्शन कह रहा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता और प्रतिभा को एक समान नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि दो शिक्षार्थी प्रतिभा समान नहीं होते, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब दो विद्यार्थी होंगे तो दोनों शिक्षार्थी योग्यता और प्रतिभा एक समान नहीं होंगे, उसमें 19-20 का डिफरेंस बहुत ज़रूरी मिलेगा दो विद्यार्थियों में। नेक्स्ट, तैंतीसवें प्रश्न है गाइस, ऐसे देखना। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति को योग्यता का परिचय है या जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल में सीखा जा सकता है, या व्यक्ति की अभिगत क्षमता को किस विशिष्ट प्रकार की होती है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर क्या होएगा आपका 33वें का? यह भाववाचक अभिवृत्ति। ओके, इसमें प्रश्न पूछा अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रक्रिया करती है। 34वां प्रश्न है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रमण क्या है की है? तो नामपात्र की भूमिका है। आई होप दोस्तों ये क्लास अब यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। कल आपकी हिंदी की पेडागोजी के साथ हम उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप फ्रेंड्स एंजॉय करना हमारी क्लास का, बार बार रिपीट करना। जो हमने कराए सारे वर्ड जो भी कराए हैं हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनको रिपीट कर लेना। बाय दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।